ओम भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल पर चल रहे मग संदेश श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, पिछले प्रसंग में शाकद्वीप की अवस्थिति के संबंध में थोड़ी बातें हुई हम लोग की। हम जम्बूद्वीप वासी शाकद्वीप के विषय में आज के समय में ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ हैं अपने आसपास के स्थान पर ही उसे ढूंढ रहे हैं और अटकलें लगा रहे हैं। हमने पिछले प्रसंग में जिज्ञासुओं से ये निवेदन किया था, पुनः मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि मूल ग्रंथों का अवलोकन करें। पश्चिमी चश्मे से अपनी भारतीय व्यवस्था को, सनातनी व्यवस्था को न देखें। ये कह करके भी आप न निकल जाएं कि पुस्तकें तो है नहीं, पुस्तकें अभी भी भरी पड़ी हैं। पुस्तकों को पढ़ने वाले लोगों की कमी है, उनकी अभिरुचि की कमी है। वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल तक जो भी कुछ ग्रंथ सारे हमारे पास हैं, उन कालों के बारे में बतलाने वाले कमोवेश सर्वत्र ये चर्चाएं मिल जाती हैं। तंत्र और योग में उतरना, तंत्र और योग के माध्यम से तो संसार की सृष्टि की सारी गुत्थियां खुल सकती हैं, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन तंत्र और योग की साधना सबके बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन अध्ययन मनन चिंतन तो सबके लिए संभव है, बशर्ते कि आप सच्चे मन से चाहें। इसलिए मैं अध्ययन की बात कर रहा हूं। तंत्र और योग में तो थोड़ी भी पैठ हो जाएगी, थोड़ी भी समझ हो जाएगी तो बहुत से रहस्यों पर से अपने आप पर्दा उठ जाएगा। फिर आप संशयहीन हो जाएंगे, आपके पास कोई संशय नहीं रह जाएगा। खैर, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में, यहाँ मैं कुछ संदर्भों को ध्यान दिला रहा हूँ कि अध्ययन अन्वेषण में जो लोग लगना चाहते हैं वे कहाँ इन चीज़ों को देखें, इस अवस्थिति को कैसे समझे। यदि समझना चाहते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण के 10वें अध्याय में 4थे खंड। अब पुराणों में आइए तो वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण तो खैर कहना ही नहीं है, बहुत प्रचलित है समाज में, ज़्यादा सुनी पढ़ी जानी जाती है। कृष्ण लीला की कहानियां कह करके कथावाचक लोग भक्तों को रिझाते रहते हैं, लेकिन उतने में ही सीमित रह जाती है उनकी बात। हम जिज्ञासुओं के लिए ये बात कह रहे हैं कि पंचम स्कंध के भुवन कोश वर्णन वाले प्रसंग को पढ़िए। उसमें भुवन कोश का वर्णन मिलेगा, काफी विस्तार से है। 16वें अध्याय से, पंचम स्कंध 16वें अध्याय से लेकर के 24 से 25, 28वें 29वें अध्याय तक करीब करीब बातें गई है।
जिसमें 21वें अध्याय में तो विशेष करके शाकद्वीप की अवस्थिति का चित्रण है, वर्णन है। देवी भागवत पुराण के स्कंध 8 में 13वें अध्याय में 15वें श्लोक से लेकर के 15वें से 25वें श्लोक तक भी शाकद्वीप के बारे में विशेष वर्णन। अष्टम स्कंध के 13वें अध्याय में इस तरह से भविष्य पुराण, भविष्योत्तर पुराण में भी काफी चर्चाएं हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्य पुराणों की भी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे ब्रह्म पुराण का 20वां अध्याय, विष्णु पुराण द्वितीय अंश, विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 4था अध्याय, शिव पुराण सनत कुमार संहिता का 3रा अध्याय। इन सब क्रम से एक एक हम ध्यान दिला रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो, समूचा सूची पत्र, समूची पुस्तक न पलट, सीधे आप वहां जाकर के शाकद्वीप के संबंध में विशेष जो जिज्ञासा रखते हैं, उसकी अवस्थिति को समझना चाहते हैं तो कथा क्रम में ही सही, लेकिन वहां ये चीजें आपको मिलेंगी। शिव पुराण सनत कुमार संहिता, देवी भागवत अष्टम स्कंध 13वां अध्याय, लिंग पुराण का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 भागों में बटा हुआ है, तो पूर्वार्ध के 53वें अध्याय में, वाराह पुराण के 90वें अध्याय में, स्कंद पुराण के शंकर संहिता में, दक्ष खंड के 40वें अध्याय में, गरुड़ पुराण के पूर्वार्ध में भी 54वें अध्याय में इसका काफी वर्णन। ब्रह्मांड पुराण का 56वां अध्याय, मत्स्य पुराण का 140वां अध्याय, इन सब में शाकद्वीप के बारे में काफी कुछ कहा गया है, जिसमें स्थिति, अवस्था, अवस्थिति दोनों सारी चीजें मिलेगी। अन्य पुराणों में भी, पुराण, उप पुराण वगैरह में भी चिटपुट चर्चाएं हैं, लेकिन जो जहाँ कहीं विशेष चर्चा है उसकी चर्चा मैंने नहीं की। महाभारत के भीष्म पर्व के 11वें अध्याय में, महाभारत भीष्म पर्व के 11वें अध्याय में शाकद्वीप के संबंध में काफी कुछ बातें कही गई हैं। मुख्य रूप से सभी कथाओं का सार लगभग समान है। क्रम में थोड़ा बहुत फर्क, कहीं 5वां क्रम कहा गया, कहीं 6ठा क्रम कहा गया, थोड़ा बहुत अंतर। अब ये अंतर के पीछे भी हम पहले के प्रसंगों में हम बता चुके हैं कि कल्प भेद से या मनवंतर भेद से इस तरह के ये परिवर्तन लक्षित होते हैं। इसलिए उन भेदों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, या उनको गलत कहने की भी आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है आगे पीछे के प्रसंगों को लेकर के। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि संदर्भ हम नहीं समझ पाते हैं, प्रसंग नहीं समझ पाते हैं, बीच से कहीं किसी चीज को उठा लेते हैं और केवल उसी पर रट्टा मारने लगते हैं, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए संदर्भ भी जरूरी है, प्रसंग भी जरूरी है आगे पीछे का। और ये बार बार मैं कहता हूं कि पुराण को पढ़ने और समझने के लिए तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कथाओं में अवान्तर कथाएं, कथा के बीच में कथा, कथा के बीच में कथा बहुत अधिक है। उससे अन्वेषी लोग जो है सो थोड़ा घबरा जाते हैं, उतावलापन रहता है कि जल्दी भाई हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। हम जो ढूंढ रहे हैं, हम जो जानना चाहते हैं, वो चीज हमको तुरंत मिल जाए, तो तुरंत तो मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए इन कुछ पुराण के अध्यायों की हमने चर्चा यहाँ कर दी। पिछले प्रसंग में आधुनिक साइंटिस्ट आइंस्टीन की हमने बात की थी कि आइंस्टीन ने 11 आयामों की बात की,
जो तत्कालीन क्या अब के भी वर्तमान वैज्ञानिकों के समझ से परे नहीं समझ पाए कि ये क्या कर रहा है। वैज्ञानिक भी बहुत दूरदर्शी हुआ करते हैं और गहरे अर्थ में जाएं तो वो भी हमेशा मनन चिंतन में लगे रहते हैं। और अनुभूति के स्तर की जो चीजें होती हैं, जो अनुभव में चीजें आई हैं, जो जहां तक चिंतन की धारा वहां जिसकी पहुंच पाई है, कोई आवश्यक नहीं है कि हम अपने चिंतन की धारा से आपके चिंतन की धारा को मिला ही दे, आवश्यक नहीं। थोड़ी और व्याख्याएं उसकी होती हैं, आगे मामला बढ़ता है तो भले समझ में आ जाती है। तो 11 आयाम 11 डायमेंशन की जो बात आइंस्टीन ने की, वो आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं साइंटिस्टों के समझ से परे है। आम व्यक्तियों की जानकारी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आयाम की चर्चा हम पहले कर लेते हैं। आयाम को हम समझाने का प्रयास करते हैं और फिर इस आयाम को आप ठीक से समझ लेंगे तो मुझे आगे और जो हम कुछ कहना चाहते हैं, हम जो समझ पा रहे हैं इन पुराणों के मंथन से, तो उस चीज को आपको समझाने में मुझे सुविधा होगी, आप समझ पाएंगे आसानी से, इसलिए मैं ये चेष्टा कर रहा हूं। जो तंत्र योग के रहस्यों में थोड़ा भी पहुंच रखते हैं, विज्ञान के गहन बातों को थोड़ा समझ पा रहे हैं, वे आसानी से इन बातों को समझ लेंगे। हम मुख्य रूप से त्रिआयामीय व्यक्तित्व वाले हैं, त्रिआयामीय ही समझ है हमारी। यानी लंबाई, हम जहां भी हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेंगे तो ऊपर नीचे को यहाँ एक ही आयाम के अंदर वो लंबाई चौड़ाई मुख्य आयाम के रूप में, वो ऊपर नीचे की जो बात हो रही है वो एक ही आयाम का वो अंग है। ऊपर देख रहे हैं तो ये ऊपर उसकी गणना करेंगे, नीचे अगर देख रहे हैं गहराई और ऊंचाई जिसको कहें, तो लंबाई चौड़ाई के बाद तीसरा जो आयाम है वो है गहराई या ऊंचाई। या तो हम गहराई की बात करेंगे या ऊंचाई की बात करेंगे एक आयाम के अंदर गणना करके। ये गहराई और ऊंचाई को दो अलग अलग आयामों में नहीं गिना जाता है, ऐसा ही है नियम है। हम आसपास कोई भी चीज को जो देखते हैं, हमसे अगर पूछा जाए तो हम ये कहेंगे हाँ ये चीज अमुक चीज हमसे इतनी दूरी पर है, इतनी ऊंचाई पर है, इतनी गहराई में है, इस तरह से हम बताते हैं एक दूसरे को। ठीक, हम इतना देख पा रहे हैं, देख। अब थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करें, कल्पना क्या, किसी जंतु का उदाहरण ले लें। किसी ऐसे प्राणी का उदाहरण आप लें जिसे सिर्फ 2 आयाम का ही ज्ञान है। 2 ही आयाम, हम 3 आयाम वाले हैं ये पहले बता चुके, आप समझ रहे हैं 3 आयाम को आसानी से। और हम 2 आयाम की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जिसे 2 ही डायमेंशन का ज्ञान है, लंबाई और चौड़ाई का। माने हम गर्दन खुपा करके अपने दाएं बाएं नहीं देख पा रहे हैं, ये ऊपर देखने की क्षमता हमारी नहीं हो या नीचे झांक देखने की क्षमता नहीं हो, सिर्फ ये इस 2 आयाम में हम अगर वाले हैं। अगर कोई ऐसा प्राणी है, हम एक ही जगह पर दोनों उपस्थित हैं, हम यहाँ हैं और मेरे बगल में जो एक दूसरा प्राणी जो है वो 2 आयाम वाला है, उसे 2 आयाम का ही ज्ञान है सिर्फ। तो अभी हम उसके सामने उपस्थित हैं, जब बगल में है वो देख पा रहा है हमें। अचानक हम ऐसा करते हैं कि हम इस कमरे में बैठे हुए हैं और उचक करके हम कमरे के छत में जो लटकता हुआ कोई शंकु है,
कड़ी है उसे हम पकड़ करके और लटक जाते हैं। यानी हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई के दायरे से हट करके, अलग हट करके हम तीसरे आयाम में, हम ऊपर वाले ऊपरी आयाम में हम चले गए। हमें चूंकि तीनों आयामों का ज्ञान है, हम तीसरी आयाम में हैं। अभी छत की कुंडी पकड़ करके लटक रहे हैं। हम हैं, इसी कमरे में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, लेकिन वह प्राणी जो दो आयामों का ही केवल जानकार है, जिसे दो ही आयामों की जानकारी है, लंबाई और चौड़ाई, वो तो गर्दन घुमाएगा, अपना दाएं बाएं देखेगा, हम उसे दिखेंगे नहीं। जबकि हम यहां उपस्थित हैं, हम उसे देख पा रहे हैं, वो मुझे नहीं देख पा रहा है। आशा है ये 2 और 3 आयाम के भेद से आपको कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। अब मैं इन 3 आयामों से बाहर की बात कर रहा हूं। अभी हाल में कुछ को अभी 10, 20, 25, 2, 4, 10, 5 दशक पहले इन आयामों के चौथे आयाम की परिकल्पना की जाने लगी। चौथे आयाम पर आधुनिक साइंटिस्टों ने कुछ विचार किया, कुछ समझा। आइंस्टीन के 11 आयाम तो बहुत दूर की बात है। उस पर अभी स्पेस साइंस में काफी कुछ काम हो रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक उस पर लगे हुए हैं कि आखिर आइंस्टीन ने कहा है, गलत नहीं कहा होगा, विचार कर रहे हैं उस पर। तो इसी तरह से हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो विज्ञानवेत्ता थे, पुराणकार ऋषि महर्षि जो थे, वेद पुराणों के रचयिता, वो तो और भी वर्तमान आधुनिक वैज्ञानिकों से कई कई हजारों लाखों गुना, करोड़ों गुना अधिक क्षमतावान थे। वे अपने ज्ञान को इन सारी चीजों में, अपने इन पुस्तकों में, इन ग्रंथों में संजो करके रख दिया है। हम उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, यही हमारी विडंबना है। ये 3 आयाम से परे की बात हम कर रहे हैं। हमारे पुराणों में ये की गई है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन। हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं। सृष्टि हम सामने हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे आसपास ही देवता, देव शक्ति भी है, दैत्य शक्ति भी है। भूत प्रेत की भी जो कल्पना की जाती है, वो कल्पना नहीं है, सिर्फ है वो सारी स्थितियां। हमारे इंद्रियों में, हमारे इंद्रियों की सीमा है, हमारे आंख की सीमा है, कान की सीमा है, अनुभव करने की सीमा है, हमारे मन विचारों की सीमा है। हम सीमित हैं, इसलिए ये समस्या हो रही है। और वहां बातें जो की गई हैं, वो निसीम की गई हैं। वहां जो वर्णन है, क्रम है, तो बहुत सी चीजें हम उतने में ही फंसे रह जाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कैसे। हम उन विस्तारों को, योजन योजन, लाखों करोड़ों योजन की बात की जाती है। गीता में कृष्ण ने कहा, एक एक रोम में, एक शरीर में करोड़ों असंख्य रोम है, रोमकूप है, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटक रहा है। हम एक ब्रह्मांड की ही, हम जहां रह रहे हैं उस ब्रह्मांड की ही मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये सौर मंडल, सौर परिवार, इसके अंदर जो ग्रह नक्षत्र तारे, आकाशगंगा वगैरह सारी चीजें जो है, प्रत्येक ब्रह्मांड में उस तरह से व्यवस्था है। ये सारी कहानियों के माध्यम से ललित बना करके, रोचक बना करके, उनको कहानियों के माध्यम से सारी चीजों को संजोया गया है पुराणों में। इसलिए वहां मूल ग्रंथों में जाकर के उन्हें समझने की आवश्यकता है।
और अगर वहां पर आप गहराई से विचार करेंगे तो ये आपकी ये गुत्थियां सुलझ जाएंगी और फिर आप पश्चिमी चश्मे के हिसाब से साइबेरिया और ईरान इराक को आप साकर द्वीप घोषित नहीं करते रहेंगे। मेरा कथन का अभिप्राय यही है कि ये जिस साकर द्वीप की बात की जा रही है, जिस साकर द्वीप से हमें 5000 साल पहले लाया गया था, वो साकर द्वीप इस जम्बू द्वीप से बिल्कुल परे, वो छठा क्रम में है, 5वें क्रम में है वो, कारण कि उस छठे क्रम में, उसके बाद तो फिर सीधे पुष्कर द्वीप ही है। और हम द्वीप माने ये टापू समझते हैं, एक लंका, जैसे लंका एक टापू है, उधर छोटे छोटे टापू हमारे दक्षिणी भाग में भी हैं और बहुत सारे। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ा सा टापू है, टापू ही तो है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, बीच में वो स्थलीय भाग, वही तो टापू, वही तो द्वीप कहलाता है। हम तो द्वीप की वही परिभाषा जानते हैं आधुनिक भूगोल के हिसाब से, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो इसको सीधे नकार देते हैं, झूठ कह देते हैं। नकार देना नहीं तो ठीक है, लेकिन झूठ कह देना, बकवास कह देना, आडंबर कह देना, अलंकार कह देना, ये तो बहुत ही नासमझी है, बचकाना। अब एक और दूसरे तरह से एक उदाहरण हम दे करके इस बातों को समझाने की चेष्टा करते हैं। सीडी का जमाना है अभी। सीडी क्या है? पुराने समय का जो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड हुआ करता था, वही अब आधुनिक समय में सीडी है, बीच में एक छेद होता है। आप ऐसे समझें कि ये जैसे एक शंकु है, ये पेन मेरे हाथ में, ये शंकु है, इसमें एक सीडी भी अभी कई आकार का आता है, छोटे आकार का सीडी, इसमें हमने सीडी डाल दिया, ये बीच के छेद से सीडी, एक नीचे में यहाँ पर एक सीडी डाला हुआ है, इसके ऊपर एक दूसरा सीडी हमने डाला, लेकिन ये पहले वाले सीडी के मान लेते हैं कि पहले वाले का अगर व्यास जो है, वृत्त का व्यास, सीडी गोल है ना, वृत्त है, तो वृत्त का व्यास जो है पहले का, अगर हम 3 इंच व्यास का अगर सीडी पहला है तो दूसरा सीडी 4 इंच व्यास वाला है। ये छिद्र या मूल उसका आधार वही है, इसी एक ही आधार में हम डाले हुए, पिरोए हुए हैं। ये 3 इंच वाला हुआ, उसके ऊपर 4 इंच वाला, उसके ऊपर 5 इंच वाला, उसके ऊपर 6 इंच वाला, इसके ऊपर 7 इंच वाला, इसके ऊपर 8 इंच वाला। तो इस तरह से ये क्रम बढ़ता गया। क्या स्थिति इसकी हुई? ये सब के सब वृत्त हैं, सब के सब सीडी हैं, लेकिन उनके व्यासों में फर्क है। अब चूंकि वो अलग दूसरे आयाम की बातें, यहाँ फिर आयाम पर आइए, आयाम में है तो हम एक नीचे वाले, हम जहां हैं जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप अभी पिछले प्रसंग में भी, पिछले श्रृंखला में ही मैंने कहा कि ये जम्बू द्वीप के भी 9 खंड किए गए। उन 9 खंडों में हमारा भारतवर्ष एक खंड हुआ, भारतवर्ष में भी आर्यावर्त देश, और वर्तमान वो जो देख रहे हैं जो वो नहीं है, बाकी सारी चीजें उलटफेर काफी हो गई, हम उतने में, और इसको ही हम जम्बू द्वीप को ही हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं। हम जिसे पृथ्वी माने बैठे कि बस इतना ही अथाइति है, इतना ही नहीं है। इसके बाद तो तुरंत हमारा समुद्र दिख रहा है, ग्लोब पर हम देख रहे हैं समुद्र दिख रहा है, समुद्र के बाद तो फिर अंतरिक्ष, खाली स्पेस। लेकिन उसके बीच के पुराण के कथाक्रम से हमको इसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके बीच के भाग को हम, उसके बाद की चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि इस त्रिआयामीय से वो भिन्न चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम आयाम में वो है चीजें। बहुत सी चीजें अभी पृथ्वी पर आपकी पहेली बनी हुई है, वैज्ञानिक खप रहे हैं, उसमें कुछ नहीं मिल पा। बरमूदा का त्रिकोण का रहस्य कहाँ खोल पाए?
चीजें गायब हो जाती हैं आकाश में, ये मिलेगा, ये आपको उठाइए श्रीमद् भागवत पढ़िए, वहां भुवन कोश वर्णन क्रम में ये मिलेगी कि बीच में एक ऐसी स्थिति है, वो चीजें हैं जहां वहां जाकर के चीजें गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इस तरह से ये चीजों की जानकारी मिलेगी। तो मेरा कथन यह है, पुराण के आधार पर मेरा कथन क्या रहेगा, पुराणकार जो कह रहे हैं उससे हमने जो समझने का प्रयास किया है, तदनुसार मैं अब इस चैनल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बस इतनी ही बात है। आप भी उसमें डूबे, समझें, पढ़ें, तो और भी कुछ चीजें हो सकता है कि आप हमसे भी बेहतर आप इसे प्रस्तुत कर पाएंगे। ये सीडी वाला जो उदाहरण दिया, इस क्रम से तो एक सीडी से दूसरे सीडी में जाने की, समझने की क्षमता मेरी नहीं है वो, जबकि क्रम यहां ये है। अभी जो सीडी का उदाहरण हमने एक मिक ये हो गया, वहां पर भूगोल यह है कि मेरू पर्वत ये है, और ये अब ये देखिए कि पर्वत की बात, तो ध्यान देने की बात है कि आमतौर पर पर्वतों की स्थिति क्या होती है। अभी जो पृथ्वी पर आप जो जिन पर्वतों को देख पा रहे हो, पर्वतों की क्या स्थिति होती है, वो शंक्वाकार होते हैं। मतलब कि उनकी आधार रेखा जो होती है, ये आधार रेखा जो होती है वो अधिक होती है, और ऊपर जाकर के ये क्रमशः, स्थिति तो यही है ना, अगर हम इसे आधार मानते हैं तो ये ऊपर जाकर के ये चीजें सिमट जाती, स्थिति ये होती है। इसको, लेकिन इसके विपरीत स्थिति है वहां। मेरू पर्वत की जो बनावट है विपरीत, मतलब कि एक त्रिभुज को ऊपर, ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज को आप पलट दें, अधोमुख कर दें, तो नीचे कम हो गया और ऊपर हुआ। और इसमें, इसके बीच ये मेरू पर्वत के चारों तरफ सारी ये चीजें, तो ऊपर नीचे अगर हम कोई चीज को काट करके निकाल रहे हैं, उसके ऊपर वाला अगर एक टुकड़ा स्लैब उसमें से निकालेंगे तो नीचे वाले के तुलना में दूसरा टुकड़ा बड़ा होगा, दूसरे वाले के तीसरा टुकड़ा बड़ा होगा। अगर एक त्रिभुज को हम पीस पीस हम काटना शुरू करें तो उसकी क्या अक्षीय, ये अक्ष के क्रम, अक्षीय क्रम से उसको काटेंगे, इस तरह से नहीं, अक्षीय रूप में काटेंगे। जैसे हम आलू का चिप्स काटते हैं, तो अक्षीय क्रम में हम उसको काटेंगे, तो नीचे वाले की तुलना में त्रिभुज को काट रहे हैं अक्षीय क्रम में, तो नीचे वाला छोटा, उससे ऊपर बड़ा, उससे ऊपर वाला और बड़ा, उससे ऊपर वाला, इस क्रम में। तो ये सातवें क्रम में वहां जाकर के ये शाकद्वीप है, शाकद्वीप के बाद पुष्कर द्वीप ही एकमात्र द्वीप है। तो ये अवस्थिति है, और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाना आज के समय में, अभी वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ये संभव नहीं है। समय विशेष परिस्थितियां, विशेष तरह से लोग जाते थे। इन सब के बीच में कितने पर्वत हैं, कितने, इसके बाद फिर लोकालोक पर्वत की बात की जाती है, सारे कथाएं पुराणों में स्पष्ट सारी चीजें मिलेंगी। मतलब कि दो ब्रह्मांडों के बीच, अभी हम ब्रह्मांड, अन्य ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उस ब्रह्मांड के अंतर्गत की बातें हो रही हैं, उसमें भी बहुत विविध व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि अब कुछ और शाकद्वीप की अवस्थिति आपके सामने स्पष्ट हुआ होगा इस श्रृंखला से। और फिर मैं कहता हूं कि हमें जो चाहिए, इसके लिए हमें अध्ययन, मनन, चिंतन की आवश्यकता है। शाकद्वीप कहाँ है, इस उलझन में पड़ने से कहीं अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है, उसको जाने। अभी आधार जो मैं जिन पुराणों की मैं चर्चा किया हूं, उनका अध्ययन मनन करके उसको जाने समझे आप। लेकिन उसको जानने समझने के साथ आगे के प्रसंगों में अब हम वर्तमान स्थितियों की चर्चा करना हम अधिक आवश्यक समझेंगे। क्रमिक रूप से आगे
अब इतिहास की बातें बहुत हो गई, कुछ और जो जानने लायक हैं उन बातों का मैंने संकेत भी दे दिया कि इन बातों को आप जानिए, जानने का प्रयास कीजिए। हमने एक दिशा निर्देश दिया, इस रास्ते पर चल करके आगे जाएंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे तो बातें स्पष्ट होंगी। आगे कुछ और स्थितियों पर हमारी फिर बातें होंगी। मेरा निवेदन है कि आप हमेशा बने रहें इसी तरह से इस मग श्रृंखला में। मगों का कल्याण हो, हम अपनी खोई हुई स्मृति को प्राप्त करें। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन्हीं बातों पर अभी और हमारी बातें होंगी। आप अपना राय बीच बीच में देते रहें, और क्या इसमें आप सुनना चाहते हैं, कैसे समझना, कौन बातें आपको नहीं समझ में आई, इस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। रुचिकर अरुचिकर का भेद भी आप जता सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का अभी का ये प्रसंग समाप्त करना चाहते हैं। कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। जय भास्कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।